नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आपसे इतना प्यार हम सभी को मिल रहा है कि लगातार आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंच रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर, जानकर और सोचकर कि आप लोगों का इतना स्नेह है हमारे इस कार्यक्रम के प्रति। तो हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम अब सिर्फ शुक्रवार तक नहीं वरन शनिवार को भी अब आपके लिए प्रसारित किया जाता है। समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। याद दिलाना चाहेंगे हम आपको कि हमारा ये प्रोग्राम सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान ये नंबर फ्लैश होते रहेंगे। नंबर्स को नोट डाउन करें और हमसे जुड़े हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, इसके पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, सबसे पहले आपको आज की तिथि हम बता देते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 6 फरवरी 2023, सोमवार का दिन। तो तिथि अभी हमने आपको बताई, सोमवार का दिन है। और निश्चित ही जब वीकेंड के बाद में सोमवार का दिन होता है ना, तो पूरी थकान उतारने के बाद में एक बार तरोताजा महसूस करते हैं। आज के दिन हम एक अलग एनर्जी, एक अलग उत्साह का अनुभव हमारे अंदर रहता है। आपका दिन बड़ा खूबसूरत हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के एक सुंदर से विचार पर। क्या कहता है आज का विचार, आइए देखते हैं आज के विचार को। विचार कह रहा है कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक हो वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि किस्मत, लक, ये कुछ नहीं होता है दोस्तों। जहां मेहनत होती है, प्रयत्न होते हैं, प्रयास होते हैं, तो निश्चित ही हमारे नसीब को झुकना ही पड़ता है। और नसीब हमारा झुक जाता है हमारे प्रयत्न के आगे। तो मेहनत करते रहें, सफलता जरूर आपको मिलेगी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं एक महान गायिका को, भारत रत्न, स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की आज पुण्यतिथि भी है। लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरी आवाज ही पहचान है, ये लाइन जो गुनगुनाई थी लता मंगेशकर जी ने, और वाकई उनकी आवाज पहचान बन गई। स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को कौन भूल सकता है। भारत की यदि हम बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी का नाम सबसे पहले आता है। गर्व है हम सबको कि मध्य प्रदेश की लता मंगेशकर जी पूरे विश्व में अपनी आवाज के दम पर, उनकी आवाज का, उनके स्वरों का जादू उन्होंने ऐसा बिखेरा कि हर दिल में उनकी आवाज एक अमिट छाप छोड़ गई। और किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि मेरी आवाज को महफूज कर लो मेरे दोस्तों, मेरी आवाज को महफूज कर लो मेरे दोस्तों, बहुत सन्नाटा होगा मेरे बाद तुम्हारी इस महफिल में, बहुत सन्नाटा होगा मेरे बाद तुम्हारी इस महफिल में। वाकई सुरों की महफिल को सूना कर गई लता मंगेशकर जी। आइए हम सब मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का आज उनकी पुण्यतिथि पर। दूरदर्शन परिवार की ओर से भी याद कर रहे हैं लता मंगेशकर जी को, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, आदरांजलि व्यक्त कर रहे हैं, पुण्य स्मरण कर रहे हैं सुर सम्राज्ञी का, जिन्होंने अनेकों गाने गाए और उनकी खूबसूरत आवाज हम सबके दिलों में जिंदा है। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप, मैं हूं वृंदा आपके साथ। और आइए अब हम परिचय करा देते हैं आपका हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश दुबे। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। फाइलेरिया उन्मूलन पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर अखिलेश दुबे जी से। इसके साथ ही आज हमारे मेहमान के रूप में, हमारे एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सोनल मेहता। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका। आप एक एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रही हैं।
लोगों के लबों पर मुस्कान सजाने का एक बहुत खूबसूरत सा प्रयास आप कर रही हैं, जो निश्चित ही काबिल तारीफ है डॉक्टर सोनल। चर्चा के इस दौर को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अखिलेश दुबे जी से। फाइलेरिया उन्मूलन की हम बात कर रहे हैं, फाइलेरिया इरेडिकेशन की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है फाइलेरिया? मध्य प्रदेश में फाइलेरिया की क्या स्थिति है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर उसके पहले हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला दें कि नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हैं आप। और विशेषता है इस कार्यक्रम की कि इस प्रोग्राम में डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न, अपने सवाल हमारे विषय विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। बस एक नंबर की दूरी है आपके और हमारे बीच में, तो वो नंबर हम आपको बता देते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें इन नंबर्स को, टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं ये नंबर्स। 0755266049, 0755266049, इसके साथ ही टोल फ्री नंबर, उस नंबर को भी आप इस्तेमाल करें, डायल करें और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अखिलेश दुबे जी से हम बात करते हैं। फाइलेरिया उन्मूलन की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या पाते हैं, क्या स्थिति है फाइलेरिया की सर? जी, वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो शासन द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 6 बीमारियां आती हैं, जिनमें एक फाइलेरिया भी है। आपने फाइलेरिया का पूछा है, तो फाइलेरिया प्रभावित 11 ज़िले मध्य प्रदेश में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन ज़िलों में से 6 ज़िलों में 20 फरवरी से एक शासन के द्वारा विशेष कार्यक्रम, जिसको MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा रहा है, जो 20 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य चलेगा। इस कार्यक्रम में जैसा कि फाइलेरिया में है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर, जैसे पल्स पोलियो में दवा पिलाई जाती है बच्चों को, इसमें 2 साल से ऊपर वाले उम्र के सभी लोगों को एक दवा खिलाई जाएगी, जो कार्यक्रम उमरिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी इन जिलों में विशेष प्रारंभ किया जा रहा है। इस दवा को खाने से वो व्यक्ति फाइलेरिया से ग्रसित नहीं होगा। ये वो जिले हैं जहाँ पर फाइलेरिया के केसेस ज़्यादा पाए गए हैं। जी, तो फाइलेरिया उन्मूलन की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में फाइलेरिया किस हद तक खत्म हो चुका है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश दुबे जी हमारे साथ में हैं। सर, चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे, हम जानेंगे फाइलेरिया किससे होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या बचाव हमें रखना चाहिए, क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए, तमाम सारी बातें आपके साथ होंगी। उसके पहले मैडम की ओर हम रुख करेंगे। डॉक्टर सोनल, आप यहाँ पर हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले डॉक्टर सोनल, आपसे ही जानना चाहेंगे हम कि आप एक NGO चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भी आपने NGO में जोड़ा हुआ है। थोड़ा सा आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताएं, अपने NGO के बारे में बताएं। वेल, द नेम ऑफ माय NGO इज सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा मेरी आवाज़ रहेगी आज, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है जी। सो आई होप कि इट इज़ क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, आप बताएं जी। सो सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो NGO है, इसका एक्रोनिम है सेंस्ड। तो अब हम आगे बात करेंगे सेंस्ड के बारे में। सेंस्ड इज़ अ 12-year-old NGO और जो रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज ब्लॉक में काम कर रहा है। एंड सारे सर्टिफिकेशंस हैं हमारे इस NGO के पास। इट हैज़ इनकम टैक्स एग्जाम्पशन 12A ATG, माइनॉरिटी ISO 9000 सर्टिफिकेट है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एक्रेडिटेड है। ये एम्पैनल्ड है विद नीति आयोग और FCRA में भी इनेबल्ड है फॉरेन फंडिंग के लिए। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन NGO के बारे में। अब NGO क्या काम करता है? ये एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, उस पर काम करता है। और रूरल वुमेन में भी जो इंटीरियर्स में हैं, जो बच्चे इंटीरियर्स में हैं, उन तक हम पहुंच के उनको एलिवेट करना, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी एजुकेशन को एलिवेट करने का हम काम करते हैं। डॉक्टर सोनल, सबसे परेशानी का सबब तब होता है, सबसे चैलेंजिंग टास्क तब होता है जब इंटीरियर में जाकर हमें लोगों को एडुकेट करना है, उन्हें शिक्षित करना है और उन्हें अवेयर करना है। बहुत तरह की परेशानियों का भी आपको सामना करना होता होगा उन औरतों तक जब आप पहुंचती हैं।
जब आप उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको झिड़क भी मिलती होगी, वो आपको खुद ज्ञान दे देती होंगी कि क्या ज़रूरत है, आप ये मत बोलें हमें, ये मत समझाएं हमें, हम यदि शिक्षा में ही अपना समय लगाते रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। क्या ऐसी कोई परेशानियां आपने भी महसूस की हैं अपने एनजीओ में? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है कि उनको पता ही नहीं है कि वो किस लायक हैं और वो क्या कर सकती हैं। वो ये नहीं कहूँगी कि कुएं का मेंढक है, वो वहीं पर खुश है, जो है उसी में संतुष्ट हैं। कई बार हमें लगता है कि हम छेड़ कर उनको कहीं गलत तो नहीं कर रहे, पर ये भी है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब आगे बढ़ेंगे। तो गांधी जी जो कहते थे आखिरी इंसान तक अगर विकास पहुंचा तभी वो विकास सच्चा है। तो उस विकास को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप और हमारे जैसे लोगों की है। बिल्कुल। तो वहीं हम कोशिश करते हैं, पर वहाँ जैसा आपने कहा कि वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इनिशियली एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का हो, क्योंकि बच्चे रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले बच्चे हैं। ईंट भट्टों में भी कई बार बच्चे भी काम करते हैं, हम ऐसे बच्चों तक और ऐसी महिलाओं तक पहुंचते हैं। तो उनके लिए रोज की दिहाड़ी इम्पॉर्टेंट है बजाय इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन एजुकेशन। तो ऑफ कोर्स लेकिन कुछ समय लगता है, पर कहीं ना कहीं हम उस पर सफल हैं, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं कुछ कमा नहीं रही हैं, क्योंकि हम जो वो घरेलू काम करती हैं उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते। इसके साथ ही वो अपने परिवार के खेतों में जो काम करती हैं हम उसको भी मोनेटाइज नहीं कर पाते, और ये हो जाता है कि भाई ये महिला कमाती नहीं है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें तो महिला और पुरुष के अगर कामों को कंपेयर करें तो कई ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारी महिलाओं का योगदान हमारे देश की जीडीपी में है। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि सिर्फ सेंस्ड एनजीओ ही नहीं, हम सबको मिलकर अपने आसपास की महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करके मुख्य धारा में लाना होगा। ये हमारी सबकी महती जिम्मेदारी है। डॉक्टर सोनल, बड़ी खूबसूरत सी बात अभी आपने कही है कि समाज के हर व्यक्ति तक विकास पहुंच सके और हर व्यक्ति का विकास हो सके, तभी हमारा मध्य प्रदेश या हमारे भारत की यदि हम बात करें तो सुखद, सुंदर, आत्मनिर्भर भारत का सपना और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, आत्मनिर्भर भारत की, तो वो पूरी हो सकेगी। डॉक्टर सोनल, चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे हम, और निश्चित ही जब कोई भी काम की शुरुआत हम करते हैं तो अनगिनत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। जो व्यक्ति उन परेशानियों से डटकर उसका मुकाबला कर लेता है, थोड़ा सा साहस के साथ में, थोड़ा सा पेशेंस रखने के साथ में, तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और बाकी जो व्यक्ति डर जाते हैं तो उन्हें असफलताओं से दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर अखिलेश, फाइलेरिया की यदि हम बात करते हैं तो गाँव की यदि हम बात करें तो गाँव में फाइलेरिया को हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। जानना चाहेंगे सर कि क्या लक्षण होते हैं फाइलेरिया के? फाइलेरिया सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मच्छर के द्वारा ही फैलता है, और मच्छर में भी एक ख़ास मच्छर होता है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही फाइलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। फाइलेरिया को हिंदी में हाथी पांव कहते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में सभी जिलों में फाइलेरिया प्रभावित नहीं है। 6 जिले जो हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। हाथी पांव के केसेस को मैंने देखा है, तो जैसा फोटोग्राफ में दिख रहा है इतना ज़्यादा। स्क्रीन पर ये चित्र हम देख रहे हैं। आप इसमें स्वयं देख सकते हैं कि एक पैर सामान्य है और दूसरा पैर कितना ज़्यादा एक हाथी नुमा शक्ल में आता है, इसलिए इसका नाम उससे जोड़कर हाथी पांव के नाम से ही ये रोग जाना जाता है। सर, क्या ऐसा है कि पहले के समय में ये रोग बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिलता था, पर नाउअडेज ये बीमारी कहीं ना कहीं कम हो गई है, इस पर नियंत्रण हम पा चुके हैं हमारी जागरूकता के कारण? निश्चित रूप से इस बीमारी पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लगातार एमडीए कई वर्षों से शासन के द्वारा किया जा रहा है और अवेयरनेस भी बढ़ी है लोगों में। उसके हिसाब से जितने केसेस पहले थे उतने केसेस नहीं हैं, और बहुत जल्दी ये उन्मूलन की स्थिति में हम फाइलेरिया पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए शासन द्वारा सतत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा होता है और इसका वायरस बुचेलेरिया नाम का एक धागे नुमा थ्रेड की शक्ल का होता है,
और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि और बीमारियों में जैसे मलेरिया, आज आपको मच्छर ने काटा तो 3-4 दिन के बाद आप डायग्नोसिस करवा कर जांच सकते हैं। फाइलेरिया में मच्छर काटने के 3-4 साल के बाद जब पैर में इसके लक्षण दिखते हैं तब हमें पता पड़ता है कि ये फाइलेरिया है। इसके बीच में कोई शिकायत नहीं आती और मरीज को पता भी नहीं चल पाता कि उसे फाइलेरिया है। फाइलेरिया को रोकने के लिए हमें वही करना पड़ेगा कि मच्छरों से और मानव का संपर्क जितना कम से कम हो सके। देखिए, क्यूलेक्स तो हर जगह है, लेकिन जहाँ पर ये वायरस है वहाँ पर उस वायरस को फैलाने का काम ये क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किया जा सकता है। तो उन संवेदनशील क्षेत्रों को, जिलों को शासन के द्वारा आइडेंटिफाई किया है और वहाँ विशेष अवेयरनेस कैंप तो चलाए जाते हैं। जो एमडीए का ट्रीटमेंट अभी होगा उसमें सभी लोगों को दवा खिलाई जाएगी। मेरा ये अपील है आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि सभी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करें। ये किसी प्रकार से हानिप्रद नहीं है। इसमें डीसी की गोली और एल्बेंडाजोल 2 टैबलेट हैं जो 2 साल से ऊपर के व्यक्तियों को, 2 साल से 5 साल तक को 1 गोली, 5 से 8 साल तक के लोगों को 2 गोली और एडल्ट को 3 गोली डीईसी की और एल्बेंडाजोल की 1-1 गोली। सर, क्या इन गोलियों को लेने के लिए कोई कॉस्ट है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, क्या मध्य प्रदेश भी इस सूची में आता है? मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी है? जी, मध्य प्रदेश के 6 जिले जो आइडेंटिफाई हैं उन जिलों में विशेष जहाँ केस पाए गए हैं वहाँ पर यह अभियान 10 तारीख से शुरू होगा। 10, 11, 12 3 दिन तक बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा दवा खिलाई जाएगी। उसके बाद 15 से 17 के बीच में डोर टू डोर कैंपेन करके वहाँ पे। अब यदि हम बात करते हैं कि डोर टू डोर नहीं पहुँच पा रहे हैं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो उस कंडीशन में लोगों को कहाँ पर संपर्क करना होगा इन गोलियों को, इन दवाइयों को पाने के लिए? इसके लिए सभी आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो विलेज लेवल पे पदस्थ हैं उनसे संपर्क करना होगा। लेकिन पहले के 2 दिन बूथ पर किया जाएगा, उसके बाद के 3 दिन डोर टू डोर सर्वेलेंस होगा और अंतिम 3 दिन जो है वो जो छूटे हुए केस हैं उनके लिए मॉपअप राउंड टाइप जो छूटे हुए केस हैं उनको कवर करके, अगर इसका 100% कवरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतने केस से हम सफलता और विजय प्राप्त कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंदकिशोर मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि पानी, नाली, कूड़ा, कचरा कौन कौन सी बीमारी को जन्म देता है मच्छर? तो मैं जानना ये चाहता हूँ जो ये संचारी रोग के तहत जो ये बीमारियां फैलती है, जिसमें जो फैलेरिया है, गाँव में भी इसका ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो ऐसी दशा में वो इसका प्रचार प्रसार कैसे? दूसरी चीज, इससे सावधान कैसे रहें? किस महीने में इसका आक्रमण ज्यादा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न सर। नंद स्वरूप जी अभी जुड़े हुए थे बाराबंकी से हमारे साथ में। किस महीने में इसका संक्रमण होने की ज्यादा संभावना रहती है? क्योंकि मच्छरों का पनपने का कोई ना कोई तो ऐसा एक पीरियड होता ही है कि वो बहुत तेजी से पनपते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं। जानना चाहेंगे सर कि क्या कोई ऐसा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गंदगी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, तो गंदगी अगर मच्छर होते हैं तो मच्छर से मलेरिया होता है सबसे ज़्यादा। मलेरिया के बाद फाइलेरिया भी उसी में आता है। इसके अलावा चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है और एक कालाजार नाम का रोग होता है। इसके अलावा गंदगी से ये तो वाहक जनित रोग हैं, जल जनित रोग भी होते हैं। गंदे पानी से हैजा आदि की शिकायतें भी होती हैं। हमारे दर्शक हाथी पांव के बारे में नहीं जानते, फाइलेरिया के बारे में नहीं जानते हैं, तो फाइलेरिया के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, किस तरह से चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, आपके पैरों में, ये दिखा रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं दिखाने का। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का पैर और एक फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का पैर किस तरह का दिखाई देता है। जी सर। फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का पैर जो आप दिख रहे हैं, एक धागे नुमा फिलामेंट टाइप का एक वायरस होता है जो बॉडी में प्रविष्ट होने के बाद बॉटम स्थान पे जहाँ जहाँ आधार होता है वहाँ पर ये इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो इसके लिए पैर तो है ही, हाथी पाँव हो जाता है। ऐसा नहीं केवल पैर में ही होता हो, पैर के अलावा बाहों में भी कुछ केस मिलते हैं। इसके अलावा पुरुषों में हाइड्रोसिल बहुत ज़्यादा आकार में बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो हाइड्रोसिल अगर है तो हाइड्रोसिल के केस में ऑपरेशन करके उसको वहाँ से हटाया जा सकता है, लेकिन पैर में ये पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोसिल, पैर, पाँव, इन स्थानों पर जहाँ बॉटम में आधार मिलता है वहाँ ये फिलामेंट जो कृमि होते हैं, कृमि वो इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसका आकार एक सामान्य आकार से बहुत बड़ा आकार हो जाता है। जी,
तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अखिलेश आप हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूँगा कि फाइलेरिया की जो जी डॉक्टर अखिलेश आपको सुन रहे हैं। फाइलेरिया की जो जांच होती है वो रात के समय होती है। जैसे मलेरिया की तो किसी भी समय कर सकते हैं, मगर रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में मरीज को पहले लेटाल दिया जाता है, तब ये कृमि उसके ब्लड में आते हैं। उसके बाद उसकी रक्त पट्टी का संग्रह कर प्रयोगशाला में जांच करने के बाद फाइलेरिया का पुष्टि हो पाती है। सर, चूंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की, दर्शकों यदि आपने नहीं सुन पाई इस बात को तो फिर से आप ध्यान रखें कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रात में 8 बजे से 10 बजे तक ये जांच से 10-12 के बीच में करते हैं। नाइट सर्वे के नाम से ये सर्वे किया जाता है। नाइट सर्वे सर, क्या ब्लड सैंपल ही कलेक्ट करना होता है और जिस तरह से मलेरिया का एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से ब्लड स्लाइड कलेक्शन किया जाता है और लैब में उसको जांच की जाती है। जी, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। हम बता दें कि हमारे साथ टेलीफोन पर एक हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। पिग फ्री भोपाल, पिग फ्री मध्य प्रदेश के बारे में हम उनसे बात करेंगे। नगर निगम से हमारे बीच में सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार बंदा जी, स्वागत है आपका सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पिग फ्री की बातचीत चल रही है, तो बात यदि हम भोपाल की करें तो कहाँ तक आप उसे सही पाते हैं? भोपाल कितना पिग फ्री हो चुका है? देखिए, पिग फ्री सिटी भोपाल को बनाने के लिए हम संकल्पित हैं और मैंने आयुक्त नगर निगम को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि हमें, चूंकि हम राजधानी भोपाल हैं, तो सभी पैरामीटर्स पर राजधानी को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के कई प्रकार के हमें कदम उठाने होंगे। उसमें पिग फ्री सिटी भी एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरा भोपाल ये जानता है कि सुअर के कारण गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है, ड्रेनेज लाइन डिस्टर्ब होती है, सीवेज लाइन टूट जाती है। इस प्रकार की समस्या का सामना भोपाल की जनता आम दिन में बल्कि रोज ही करती, मैं ये कहूंगा। कई बार उनके कारण एक्सीडेंट होता है, तो इसलिए हमें पिग फ्री सिटी बनाना ही होगा। आज एक और था, देश के अंदर शहरों में इस बात की होड़ लगी है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बने, तो ये कई प्रकार की सफाई के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। हमें अपना शहर अगर स्वच्छता में नंबर 1 लाना है तो निश्चित रूप से ये पिग फ्री सिटी भी इसके लिए एक बड़ा कदम है। मैंने जब से ये आदेश दिए हैं तब से मुझे कई इंटेलेक्चुअल, समाज सेवी और अन्य लोगों के फोन आए और उनने इसके लिए अभिवादन किया है और कहा है कि सर, इससे बहुत ही ज्यादा बदलाव शहर के अंदर दिखाई देने लगा है। हमने अभियान की शुरुआत कर दी है। कल भी कुछ सुअर पकड़े थे, परसों के दिन भी पकड़े थे। लगातार सुअर को पकड़ने के कार्य निगम का अमला हमारा कर रहा है और यहाँ तक कि पिग शूटर की पोस्ट भी नगर निगम भोपाल के अंतर्गत है। अगर जरूरत पड़ी तो पिग शूटर के माध्यम से भी हम इनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। मुझसे भोपाल के पिग फार्मर भी मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये हमारा व्यवसाय है। तो मैंने जब उनसे आग्रह किया कि आप व्यवसाय करिए, आपके व्यवसाय पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, पर शहर के अंदर आपको इस प्रकार का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपको इसके लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रों में आप सुअर का पालन करिए जहाँ पर आम आदमी को किसी प्रकार की सुअर पालने के कारण कोई परेशानी ना हो। मुझे खुशी इस बात की है कि उन लोगों ने भी इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। वो भी ये बात मानने को तैयार है कि हाँ, शहर में सुअर नहीं होने चाहिए और कहीं ना कहीं वो भी अपनी व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार के हम बहुत ही शक्ति के साथ कदम उठा रहे हैं। आने वाले समय में कोशिश इस बात की जा रही है कि भोपाल के अंदर एक भी सुअर ना रहे जी। इससे निश्चित रूप से हमारा भोपाल बहुत सुंदर होगा, मुझे पूरा विश्वास। बहुत बधाइयाँ हैं आपके लिए। सबसे पहले हम संप्रेषित करेंगे बधाइयाँ कि पिग फ्री भोपाल की जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है और उसके लिए जो प्रयास आप लोग अनवरत कर रहे हैं वो निश्चित ही काबिल तारीफ है। अब यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ये पूरी तरह से लागू आप कर रहे हैं इसे, या फिर अभी शुरुआत भोपाल से ही है? देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि रहवासी क्षेत्रों में जी सुअर का पालन नहीं होना चाहिए और सुअर जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्रों में उनके कारण भारी गंदगी होती है। बाकी नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद इस काम से इंस्पायर होकर के अपने अपने क्षेत्रों में वो इस प्रकार की मुहिम चला सकते हैं जिससे उन क्षेत्रों के रहवासियों को भी इस गंदगी से निजात मिल सके।
आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकार भी हो सकता है इस पर कोई कदम उठाए, जिससे जिस सुअर पालन में के व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों का भी व्यवसाय चलता रहे और शहर गंदगी से मुक्त भी रहे। इस प्रकार का कोई रास्ते पे अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से रहवासी क्षेत्रों में अमूल चूक सफाई के काम दिखाई देंगे। क्योंकि सुअर क्या है कि सीवेज लाइन को तोड़ता है, गंदगी फैलाता है, बीमारी फैलाता है, एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। ऐसी समस्याओं से रोज कोई ना कोई भुगत रहा है। तो ये तभी संभव है जब हम इस पर बहुत शक्ति के साथ अपने कदम उठाएं और काम करते हैं। और ये जो मुहिम आपने छेड़ी है पूरे प्रदेश भर को स्वच्छ करने की, हमारे राजधानी को स्वच्छ करने की, तो निश्चित ही ये काबिल तारीफ है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हम संप्रेषित करते हैं। निश्चित ही सफल हों हम सभी इस मुहिम में, पिग फ्री बना सके हम अपने शहर को, अपने मध्य प्रदेश को, यही हम सभी चाहेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय हमारे साथ में साझा किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार एमपी कार्यक्रम है, सजीव कार्यक्रम। सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण 12 बजे से 1 बजे तक किया जाता है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विभिन्न तरह की बातचीत हम करते हैं और विभिन्न उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन जानकारियों का, इन बातों का भरपूर लाभ आप लेते रहें और हमसे जरूर जुड़ें हमारे फ़ोन नंबर्स के माध्यम से, जो कि लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर सोनल, आप अपने एनजीओ के बारे में हमें बता रहे थे और आप किस तरह से रूरल एरिया में जाकर विमेंस के साथ में बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को साझा करते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने किस तरह के कार्य किए हैं? कुछ कार्यों के बारे में भी हम चाहेंगे आप जिक्र करें। एक्चुअली ऐसे तो करीबन 62 टोटल हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स करे हैं, बट अभी जो मेजर काम चल रहा है वो 3 चीज़ों पर है: एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो एजुकेशन पर हमने मोहल्ला स्कूल्स खोले हैं। मोहल्ला स्कूल्स वो हैं, उन जगहों पर हैं जहाँ के बच्चे बाहर डिस्टेंस की वजह से या किसी भी कारण से अपने उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर पढ़ने नहीं जा पाते। तो उसी एरिया में जो मोस्ट एजुकेटेड फीमेल है, चाहे वो 8th पास हो या 10th पास हो, उसको वी हैव एम्प्लॉयड, और वो आसपास के सभी बच्चों को जिनकी उम्र करीबन 12 से 13 वर्ष की है, उनको मतलब 7 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के बच्चों को शी कोच देम। अब ये कोचिंग भी डिफरेंट लेवल की होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में ज़रूर जिनका एनरोल्ड हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वो होमवर्क नहीं कर पाते। तो एक सेग्रीगेशन होता है एज वाइज और उसके अलावा उनके रिक्वायरमेंट वाइज। फिर प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ हम उनको कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, जिसमें लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जो आम बोलचाल में जो शब्द यूज़ होते हैं, सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, वो मैथ्स जो मार्केटिंग में और मार्केट में काम आती है वो। इसके अलावा ज्योग्राफी का ज़रूर हम उनको ज्ञान देते हैं, जिसमें प्रदेश, देश और विदेश के इम्पॉर्टेंट शहर हुए, उनकी करेंसी हुई, वहाँ पे क्या फेमस है, वो चीज़ें हुई, इसलिए कि उनका विजन ब्रॉड हो कि। और इसके अलावा करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या चल रहा है। फिर जीके, जनरल नॉलेज, जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिटिकल रीजनिंग भी, जो बच्चों को आगे कंपटीशन फेस करने में मदद करे, उसकी हम उनके लेवल के हिसाब से कोच करते हैं। ये तो हो गया मोहल्ला स्कूल्स के बारे में। अब आते हैं मोहल्ला स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। मोहल्ला स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में उन्हीं गांव में महिलाएं बाहर नहीं जा पाती, हमने अगर कहीं कोई सेंटर खोल दिया तो महिलाएं नहीं आ पाएंगी। तो उनके गांव में एक चबूतरा लेकर, या किसी का इतना बड़ा घर है उससे परमिशन लेके, वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाते हैं, जो स्टिचिंग है, मेहंदी है, ब्यूटी पार्लर है, ड्राइंग है, मैक्रम, उसके अलावा ब्रोशेट, ये सारी क्रोशेट, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजकर, ट्रेनर्स को भेजकर उनको सिखाते हैं।
जी। और अच्छा तब लगता है कि ट्रेनिंग के दौरान दे स्टार्ट अर्निंग। एक लड़की का बताती हूँ जिसने मेहंदी सीखते सीखते एक दिन के अंदर करवा चौथ वाले दिन 6,000 रुपये की उसने अर्निंग की, वो भी गांव के एक क्षेत्र में। तो मैडम सीधी सी बात ये है कि न सिर्फ आप महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं बल्कि उनमें कौशल विकास को भी आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एनजीओ के माध्यम से पर्यावरण पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। स्तुत्य प्रयास आप कर रही हैं। निश्चित ही आप जो काम कर रहे हैं वो अनेकों महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और बहुत सारी महिलाएं जो सोनल जी से संपर्क करना चाहती हैं, इनके एनजीओ से जुड़ना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल आपसे संपर्क कर सकती हैं ताकि वो आप जैसी महिलाओं के लिए सहयोगी शामिल हो। आप अपने कारवा में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें, यही शुभकामनाएं। और आप जैसी महिलाओं के लिए हम यही कहेंगे कि मुश्किलों से कह दो ये उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो ये उलझा ना करें हमसे। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो मुश्किलों से जूझते हुए, परेशानियों से दोस्ती करते हुए कैसे आप आगे बढ़ रही हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से हजारों महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश कर रही, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत सारी बधाइयां संप्रेषित करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर सोनल हमसे जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय हमारे साथ में साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि भी है। आज उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं हम। क्यों ना एक बहुत ही खूबसूरत से गीत को लता जी की आवाज में गाए हुए सुंदर से गीत को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए सुनते हैं हम सब मिलकर ये प्यारा सा गीत। तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, जाने क्या पापी मेरी जिंदगी, हंसकर कहा हा हा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हूँ वो बार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ वो बार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है सफर में कहीं खो न जाऊँ, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में फिर स्वागत है आप सभी का। और दूरदर्शन की बेहद खास पेशकश को लेकर हम आपके साथ में हाजिर हैं।
हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक और मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उन मेहमान से हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में हमारे स्टूडियोज में जुड़े हैं श्री वीरेंद्र प्रधान। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, इसके साथ ही आप स्टेट बैंक के मैनेजर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसा कि हमें पता चला है कि आप के 2 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, इसके साथ ही तीसरा काव्य संकलन पाइपलाइन में है और लगभग तैयार हो चुका है तीसरा काव्य संकलन भी। सर के बारे में हम आपको बता दें कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, पूरी तरह से साहित्यकारों पर केंद्रित और विभिन्न साहित्यकारों का परिचय देता हुआ वो यूट्यूब चैनल भी। सर हम कुछ जानकारी आपसे भी चाहेंगे कि आपका जो पहला काव्य संकलन है उसके बारे में कुछ जानकारी आप दें। मेरा पहला काव्य संकलन है कुछ कदम का फासला। कवियों का यह प्रयास होता है कि उनके लेखन की विधा गद्य में, पद्य में कुछ भी हो, कविता में भी छंद में लिखें या छंद मुक्त होकर लिखें, उनके मूल में आम आदमी का दर्द, आम आदमी की तकलीफ़, आम आदमी की परेशानियां हों और उनके मूल में, उनके केंद्र में मनुष्य ही हो। हमारा जो पहला काव्य संकलन है कुछ कदम का फासला, उसमें भी आम आदमी के दर्द, तकलीफ़ों, संघर्षों से संबंधित रचनाएं हैं। मेरा दूसरा जो काव्य संकलन है हम रहेंगे जीवित हवाओं में, इसका विमोचन अभी कुछ समय पूर्व हुआ है देश के ख्यातिलब्ध साहित्यकार प्रोफेसर विभूति नारायण राय जी के हाथों। तीसरा वृंदा जी काव्य संकलन नहीं है, दरअसल में वो सागरनामा करके एक पुस्तक है जो कि साहित्यकारों की रचनाओं और उनकी जीवनियों का दस्तावेजीकरण है। जैसे हमारे ही शहर में जहूर बख्श नाम के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बाद में भोपाल आके बस गए थे, उनको लोग भूल गए हैं। उनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं वो किस प्रकार से प्रभावी हो सकती हैं, लोगों को उपयोगी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह लाने का प्रयास है हमारा सागरनामा के माध्यम से। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी वह भी डॉक्यूमेंटेशन है एक किस्म से साहित्यकारों की रचनाओं और उनके जीवन वृत्त का। जी हम चाहेंगे सर कि आपकी जो पहली पुस्तक है, पहला कविता संकलन है कुछ कदम का फासला, जी। उसकी कोई कविता आप सुनाए हमें। जी। कुछ कदम का फासला तय और कर, कुछ कदम का फासला तय और कर, दूर नहीं अब बहुत महबूब का घर, दूर नहीं अब बहुत महबूब का घर। राह की सब मुश्किलों को तू भूल जा, राह की सब मुश्किलों को तू भूल जा, कामयाबी का सेहरा होगा तेरे सर, कामयाबी का सेहरा होगा तेरे सर। धूल को तू न फाँक न हो दर बदर, धूल को तू न फाँक न हो दर बदर, तेरा रब तुझ में है झांक तू अंदर। वाह। एक पाकीजा नदी सा बह तो सही तू, एक पाकीजा नदी सा बह तो सही तू, तुझे आगोश में लेने आतुर है समंदर, तुझे आगोश में लेने आतुर है समंदर। आंधियाँ थम जाएं सब रुक जाएं बवंडर, आंधियाँ थम जाएं सब रुक जाएं बवंडर, इतने मजबूत मेरे दोस्त इरादे तो कर। क्या बात है। इतने मजबूत मेरे दोस्त इरादे तो कर, जमी से फलक का भी फासला तुझे क्या, जमी से फलक का भी फासला तुझे क्या, तू हर वक्त जीता है तू ही तो है सिकंदर। क्या बात। तू हर वक्त जीता है तू ही तो है सिकंदर। भूल कर तू सब के सब फिरके और खेमे, भूल कर तू सब के सब फिरके और खेमे, मोहब्बत को ही अपना दीन और ईमान कर, मोहब्बत को ही अपना दीन और ईमान कर, कुछ कदम का फासला तय और कर, दूर नहीं अब बहुत महबूब का घर। क्या बात है सर, बहुत सुंदर कविता भी आपने हमें सुनाई, कुछ कदम का फासला तय और कर। सर ये शीर्षक जब कविता का आप डिसाइड कर रहे थे उसके पीछे आपके मन में क्या चल रहा था, क्यों इसी टाइटल को आपने सेलेक्ट किया अपनी कविता के लिए? दरअसल क्या होता है वृंदा जी के जीवन में सफलता और असफलता दोनों हमें मिलती हैं।
और सफलता और असफलता के बीच में बहुत ही कम कदमों का फासला हुआ करता है। जब हम अपने आप की व्याख्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम पाते हैं कि शायद प्रयास में हमारी थोड़ी सी कमी रह गई, इतना प्रयास और होता तो हम सफलता हमारे कदम चूमती, हम सफलता प्राप्त कर लेते। तो यथार्थता ये कुछ कदमों का ही फासला है जैसे हमें तय करना है, जैसे हमें पाटना है और हम सफलता को प्राप्त करना है जीवन के हर क्षेत्र में। निश्चित ही दर्शकों, तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ कदमों का फासला ही रह जाता है हम सब के बीच, सफलता के बीच और हमारे बीच में। तो उन कदमों के फासले को तय कर कर आगे बढ़ते जाए, निश्चित ही हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। वीरेंद्र प्रधान जी की कविता को अभी हमने सुना और आइए अब हम रुख करते हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर अखिलेश जी। डॉक्टर साहब, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, अब हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है, फाइलेरिया से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, अभी पिग फ्री भोपाल और पिग फ्री मध्य प्रदेश की भी हमने बात की, तो क्या ऐसी कोई वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं जो पिग के कारण होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वेक्टर ब्रोन डिसीज़ में मैंने 6 बीमारियों का नाम बताया है: मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, जापानी इंसेफेलाइटिस। ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस है, जेई, जिसको मस्तिष्क ज्वर के नाम से गोरखपुर साइड में बहुत केस मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ केस आइडेंटिफाई हुए हैं, इसमें सुअरों का योगदान है। ये वही मच्छर जो फाइलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स, उसी के द्वारा सुअर से मनुष्य में फैलती है बीमारी, जो जापानी इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं। और ये बच्चों में ख़ास तौर पे भोपाल में पिछले साल 1-2 केस अशोका गार्डन क्षेत्र में रिपोर्टेड हुए हैं। उसमें नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वय करके सुअरों के खिलाफ अभियान एक प्रारंभ किया गया था, लेकिन नगर निगम के सामने कई समस्याएं आती हैं। इस बार जो उन्होंने अभियान लिया है, वो उनका अभियान, इसके लिए बधाई के पात्र हैं और शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से जो रहवासी इलाका है वहाँ पे सुअर नहीं होना चाहिए। सर, बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि जर्मन इंसेफेलाइटिस का जिक्र आपने किया था, तो क्या होते हैं लक्षण इस जर्मन इंसेफेलाइटिस के? जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं, जेई है ये ख़ास तौर पे सुअर इसमें इन्फेक्टेड होता है और सुअर को से मनुष्य में फैलाने का कार्य मच्छर करता है और इसमें बच्चे ख़ास तौर पे ज़्यादा इसके पीड़ित होते हैं। और इसमें जो आपने लक्षण की बात की है, तो लक्षण ये हैं कि इसमें बुखार आता है बहुत ज़्यादा, और इसके बाद इसका एलाइज़ा टेस्ट होता है, इसका ब्लड टेस्ट नहीं होता है। एलाइज़ा टेस्ट जो होता है, जो एम्स में और हमीदिया हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध है। तो जहाँ पर बच्चों को इस तरह की सिम्टम्स दिखते हैं, वहाँ जब वो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे, किसी भी संजीवनी क्लिनिक में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ से डॉक्टर के द्वारा रेफ़र किया जाता है और वहाँ पर एलाइज़ा टेस्ट होने के बाद कन्फर्म रूप से जाना जा सकता है। जी, इसमें सुअरों का बहुत योगदान है। जी, तो सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपने दी कि पिग फ्री होना क्यों ज़रूरी है। इससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। आपने इंसेफेलाइटिस का भी अभी जिक्र किया था, तो उससे भी हम बच सकते हैं यदि हम पिग फ्री रखते हैं अपने शहर को, भोपाल को, और स्वच्छ तो रख ही सकते हैं। वीरेंद्र प्रधान जी की ओर हम रुख करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ कवि, लेखक, साहित्यकार और पूर्व बैंकर वीरेंद्र प्रधान जी हैं। हम आपकी द्वितीय पुस्तक के बारे में बात करना चाहेंगे। जो द्वितीय पुस्तक है आपकी, सबसे पहले तो उसका टाइटल का जिक्र हम चाहेंगे, क्या टाइटल है उस किताब का? दूसरी पुस्तक जो मेरी है, हम रहेंगे जीवित हवाओं में। दरअसल पूरा जीवन हमारा संघर्षों वाला रहता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी सब जगह लागू होती है। तमाम चुनौतियों, तमाम संघर्षों के बाद भी अंततः हमारी विजय होती है, और यही भावना इस टाइटल में है, इस किताब की टाइटल में है कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम जीवित रहेंगे हवाओं में, हमारा अस्तित्व बना रहेगा, हर हाल में बना रहेगा, ये बात है। बड़ी सुंदर सा टाइटल है और निश्चित ही कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है आपका ये टाइटल। एक कविता हम चाहेंगे सर, इस पुस्तक की एक कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, जो कविता सबसे ज़्यादा आपके करीब हो। बड़ी सुंदर सा आपने टाइटल रखा है इस किताब का, हम रहेंगे जीवित हवाओं में। निश्चित ही हमारे जाने के बाद में हमारे काम ही ऐसे होते हैं जो हमें याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं लोगों के द्वारा। तो हमारे काम कुछ ऐसे हों कि लोग हमें याद रखें लंबे समय तक। मैं अनुरोध करूंगी श्री प्रधान से कि एक
सुंदर सी रचना हमारे दर्शकों को पहुंचाएं। एक इसी किताब की एक कविता है कि खाली पेट की इतनी ही चाहत है, बस भरपेट भोजन। खाली पेट की इतनी ही चाहत है, बस भरपेट भोजन। सुखी व तृप्त रहें दुनिया में सबके तन और मन। सुखी व तृप्त रहें दुनिया में सबके तन और मन। धरा पर जीव जंतु जिनने भी पाया है जीवन। धरा पर जीव जंतु जिनने भी पाया है जीवन। सुरक्षित रहें बुढ़ापे सबके, जवानी और बचपन। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार। कभी बुनियादी सुविधाओं से रहे न कोई वंचित। कभी बुनियादी सुविधाओं से रहे न कोई वंचित। रहे निरोग निर्भय स्वस्थ जगत के सारे ही जन। थालियां सबकी भरी रहें, रहें उनमें सटरस व्यंजन। कभी दानों को ना हो मुहताज, कभी कोई निर्धन। क्या बात। कभी दानों को ना हो मुहताज, कभी कोई निर्धन। जरूरत के मुताबिक पा करें सब। जरूरत के मुताबिक पा करें सब, बस स्वस्थ ही चिंतन। पढ़ें पाठ समरसता का, भेदभाव के तोड़ कर बंधन। दया ममता करुणा सहानुभूति। दया ममता करुणा सहानुभूति की भावना सिखाते हैं सबकी सब पोथियाँ और सबके सब दर्शन। मोहब्बत खुलूस भाईचारे से। मोहब्बत खुलूस भाईचारे से भरे हों सबके जेहन। न हो युद्ध न हो लड़ाइयाँ और न हो कोई अनबन। मोहब्बत खुलूस भाईचारे से भरे हों सबके जेहन। न हो युद्ध न हो लड़ाइयाँ और न हो कोई अनबन। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश देती ये कविता श्री प्रधान ने अभी आप सभी को सुनाई। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। निश्चित ही मुझे तो ये कविता बेहद पसंद आई। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम में एक कॉलर भी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अखिलेश जी से उनका सवाल है फाइलेरिया से संबंधित। डॉक्टर प्रदीप जी हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो वृंदा मैडम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं, आपको सुन पा रहे हैं हम। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, अपना प्रश्न करें। मैं डॉक्टर अखिलेश दुबे और वृंदा प्रधान जी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको भी। जी जी जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है जिसे कि फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है, इसे सो कॉल्ड एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, हाथी पाँव के नाम से जानी जाती है जी। अब इन्फेक्शन का जो भी हो, इन्फेक्शन कैसे होता है वो तो पता नहीं। आपने बोला कि इसमें जो होता है वेक्टर होता है, तो आप ये बताइए कि बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद केवल ये पाँव वाले पोर्शन में ही क्यों एबनॉर्मेलिटी शो करती है? मेरा प्रश्न ये है कि नीचे वाला पोर्शन जो पाँव का टिश्यू ऐसा क्या है कि वहां पर वो फूला हुआ सोलन पोर्शन दिखाई देता है जो हाथी पाँव के जैसा दिखाई देता है। एक तो प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे प्लीज, है ना। और दूसरा मेरा प्रधान जी से प्रश्न है कि आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, दादा ये बताएं कि समाज में या व्यक्तियों पर क्रांतिकारी परिवर्तन या जनरल परिवर्तन जो है कविताओं से आता है, गद्य से आता है, पद्य से आता है कि व्यंग्य से आता है? सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी कौन सी चीज होती है, थोड़ा बताइए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है डॉक्टर प्रदीप जी आपने। तो सबसे पहले अखिलेश जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और उसके बाद हम श्री प्रधान की ओर रुख करेंगे। जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। होता यह है कि धागे नुमा कृमि, धागे जैसी रचना होती है उसकी फिलामेंट टाइप, वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा मनुष्य को काट कर उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। वो ब्लड में चक्कर लगाता रहता है सब जगह। जहाँ पर बॉटम आधार होता है, आधार, वहाँ पर वो इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो पैर एक ऐसा है कि उसके नीचे कुछ नहीं, तो वहाँ पर वो इकट्ठे होते 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 और हाथी पाँव की शक्ल में ले लेते हैं। लेकिन पैर सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैर में ही हो, बाहों में भी कई बार फाइलेरिया के सूजन और इस तरह दिखते हैं। इसके अलावा महिलाओं में ब्रेस्ट में भी, और पुरुषों में हाइड्रोसिल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर भी ये इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और जहाँ पर ये इकट्ठा होना शुरू होते हैं वहाँ पर एक सूजन जैसी संरचना बन जाती है। चूँकि हाइड्रोसिल में ऑपरेशन करके हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ पैरों में ये संभव नहीं है। तो बॉटम जहाँ पर होता है वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के कारण वो
असामान्य आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे हम हाथी पाँव या फाइलीरिया के नाम से जानते हैं। जी डॉक्टर प्रदीप ने श्री वीरेंद्र प्रधान जी से भी एक प्रश्न पूछना चाहा था कि किसके माध्यम से, किस विधा के माध्यम से एक सकारात्मक परिवर्तन, एक सकारात्मक चेंज हम देख सकते हैं। परिवर्तन का जहाँ तक प्रश्न है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले लेखक अपने आप में पूरी ईमानदारी लाए, चीज़ों का बहुत सूक्ष्म अवलोकन करे और जिनके लिए लिख रहा है उनकी भाषा में लिखे। फिर वह गद्य में लिख रहा है या पद्य में लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, संस्मरण लिख रहा है या कुछ और लिख रहा है, उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। क्रांतिकारी परिवर्तन की जहाँ तक बात है, हम चीज़ों को ईमानदारी से देखें, सोचें और आम आदमी की भाषा में उन तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारे लेखन की विधा जो भी हो निश्चित रूप से असर डालेगी जब हम उनके लिए लिख रहे हैं, उनकी भाषा में लिख रहे हैं। भाषा बहुत पंडिताऊ ना हो, आम आदमी की भाषा हो, आम आदमी के लिए हो, इतना ही कहना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है सर। सर एक और आपकी कविता हम सुनना चाहेंगे, आपकी जो द्वितीय पुस्तक है हम रहेंगे जीवित हवाओं में, इसमें से कोई एक कविता आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। अगली कविता पूरी तरीके से छंद मुक्त है। कविता का शीर्षक है नालंदा को देखकर। किसी भी भाषा की किसी किताब को, किसी भी भाषा की किसी किताब को एक ही स्वाद से खाते हैं दीमक, चूहे और तिलचट्टे। नष्ट होते अक्षर, शब्द, इबारतें और पृष्ठ, सहते हैं जुल्म उनका होकर निःशब्द। रह जाते हैं शेष कुछ नष्ट कुछ भ्रष्ट किताबों के अवशेष। किसी भी भाषा की किसी किताब को एक ही स्वाद से खाते हैं दीमक, चूहे और तिलचट्टे। नष्ट होते अक्षर, शब्द, इबारतें और पृष्ठ, सहते हैं जुल्म उनका होकर निःशब्द। रह जाते हैं शेष कुछ नष्ट कुछ भ्रष्ट किताबों के अवशेष। मगर इसके उलट किसी लेखक की लाइब्रेरी चीन चीन कर जलाते हैं असहमत लोग। मगर इसके उलट किसी लेखक की लाइब्रेरी चीन चीन जलाते हैं असहमत लोग। उसका नामो निशान मिट जाने तक बजा देते हैं उसके मकान की ईंट से ईंट, जब तक वह जमी दोज नहीं हो जाता। पहले से ही पकी उस मकान की दीवार की कोई भी ईंट उस ज्ञान विज्ञान के शत्रु अनपढ़ के हाथों लगने के बजाय चटक और छटक जाना चाहती है और कर देती है पद्मिनी की तरह जौहर दिखा अपने आप को उस अग्नि के हवाले। ज्ञान विज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालयों के खंडहर खड़े हैं यूँ बुद्ध और महावीर की धरती पर, जैसे अहिंसा पूछ रही हो बार बार कि कब तक चलेगा उसकी छाती पर हिंसा और प्रतिहिंसा का भयावह खेल। कब तक चलेगा उसकी छाती पर हिंसा और प्रतिहिंसा का भयावह खेल। यह है कविता नालंदा के खंडहर को नजर करके है। बहुत सुंदर कविता, निश्चित ही कवि ने बड़ा सुंदर संदेश इस कविता के माध्यम से हम सबको दिया है। डॉक्टर साहब वक्त बहुत कम है और चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया से बचने के लिए लोगों को किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। जैसा कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव उपचार से बेहतर है। इसमें तो बचाव ही संभव है, क्योंकि इलाज तो कुछ है नहीं। बचाव के लिए मच्छर के द्वारा होता है, तो मच्छर और मनुष्य का संपर्क जितना कम से कम हो सकेगा उतना हम बीमारियों से बचेंगे। सर अल्बेंडाजोल की जो गोलियां दी जाती हैं तो क्या उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है? नहीं, ये प्रिवेंटिव साइड दवा है। इसमें डीसी की गोली और अल्बेंडाजोल दोनों गोलियां मिलाकर ये दी जाती हैं। इसको खाने से वो फाइलेरिया से प्रभावित नहीं होगा। प्रिवेंटिव साइड ट्रीटमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि फाइलेरिया का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। बचाव करते रहिए, क्योंकि उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो भी सिर्फ बचाव के लिए दी जाती है कि बीमारी होने ना पाए, और एक बार जब बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज संभव नहीं है। सर मैं ठीक कह रही हूँ जी।
तो आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हमारे मेहमान के रूप में डॉक्टर अखिलेश दुबे फाइलेरिया उन्मूलन के बारे में चर्चा की। बहुत विस्तार से उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की। इसके साथ ही इसके पूर्व में हमारे साथ में डॉक्टर सोनल मेहता भी थी। एनजीओ से संबंधित बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे साथ में साझा की। हमारे साथ में वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, लेखक एवं पूर्व प्रबंधक स्टेट बैंक श्री वीरेंद्र प्रधान जी भी आज मेहमान के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय हमारे साथ में साझा करने के लिए। दर्शकों, जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि हमारे ये कार्यक्रम सजीव फोन इन प्रोग्राम होता है। सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है। हमारा ये कार्यक्रम देखना ना भूलें। इसके साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी हमसे जरूर हम तक जरूर पहुंचाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है और क्या और एड ऑन हम अपने इस कार्यक्रम में कर सकते हैं ताकि इस कार्यक्रम से आपका जुड़ाव हो सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सेगमेंट में जल्द ही हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी वृंदा प्रधान अजमेरा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।